देखें, ये एक पॉलिटिकल पार्टी है, ये डेमोक्रेसी वाली डेमोक्रेटिक पार्टी है, कोई डिक्टेटरशिप तो है नहीं। 6 हलकों का इलेक्शन कराते हैं, कभी 8 हलकों का इलेक्शन कराते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि ये सारे इकट्ठे रिजाइन करें एमएनएस। जब इनको ये समझ आई कि ये जो हमने 3 नो कॉन्फिडेंस जमा कराए हैं, इसमें 186 तो हमें देने पड़ेंगे। हमने सेशन कॉल किया हुआ है 11 जनवरी को, तो ये जनवरी में ही फैसला होगा। 25 दिसंबर तो हो गई, इलेक्शन का डे होगा मेरे और डिप्टी स्पीकर का। तो जो पैनल ऑफ चेयरमैन है हमारे, उनमें से कोई एक चेयरमैन जो है वो उसको चेयर करेगा और स्पीकर और डिप्टी स्पीकर उसको चेयर नहीं कर सकते। कुछ इमदादी टीमें आउटसाइड पंजाब के जो सियासतदान हैं, दूसरी पार्टीज वाले, उन्होंने लाहौर में डेरे डाले हुए हैं। पाकिस्तान से तकरीबन 4 हमारे बाहर हैं, 4, और एक को कोरोना हुआ है, और ये 5 मेंबर्स का डेफिसिट है। बट जो 4 बाहर हैं वो चेयरमैन के डाई हार्ट, जैसे हमारा पार्लियामेंट्री पार्टी का हेड है सरदार उस्मान अहमद बुजदार, क्योंकि हमारे पास 10 जनवरी तक टाइम तो है ना, तो तब तक अगर वो ठीक नहीं होती तो वो किट पहना के उनको ले आए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपके साथ अमीर अब्बास और आप देख रहे हैं तब्दीली, जहां कौम बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का 147वां यौम विलादत यौम पैदाइश मना रही है। वहीं पाकिस्तान यानी बानी पाकिस्तान का पाकिस्तान शदीद सियासी अदम इस्तेहकाम से दो चार है। आप तसव्वुर कीजिए, अगर आज कायद हयात होते तो क्या वो एक ऐसे पाकिस्तान को पसंद कर रहे होते जहां सियासी वफादारियां तब्दील करने के लिए एक जमात दूसरी जमात पर हमलावर हो रही हो। अगर आज बानी पाकिस्तान हयात होते तो क्या वो इस पाकिस्तान को देखकर मसरत और खुशी या इत्मीनान महसूस करते, जहां एक सूबे से कुछ लोग उठते हैं और वो दूसरे सूबे में जाके एक सूबे के पैसे से दूसरे सूबे की हुकूमत को तब्दील करने की कोशिश कर रहे हो। अगर आज बानी पाकिस्तान हयात होते, क्या वो आज के सियासी अदम इस्तेहकाम को देखकर खुशी या इत्मीनान महसूस करते कि जहां एक जमात जिसकी अक्सरियत है ऐवान के अंदर, उस अक्सरियत को अकलियत में बदलने की कोशिश की जा रही हो। अगर आज बानी पाकिस्तान हयात होते तो क्या वो इस पाकिस्तान को देखकर खुशी और मसरत महसूस करते कि आज से 9 माह पहले जो पाकिस्तान में एक सियासी भौचाल पैदा किया गया और एक तजुर्बा किया गया, वो तजुर्बा नाकाम से नाकाम तर होता चला जा रहा है, लेकिन मुसर है इस मुल्क में इक़्तिदार के अरबाब कि वो इस अदम इस्तेहकाम को ख़त्म नहीं करेंगे और मज़ीद इसको अगले 10 से 11 माह तक जारी रखेंगे। अगर आज बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना हयात होते तो क्या वो ये देखते कि एक आइनी ओहदा यानी सूबे का एक आइनी सरबराह गवर्नर, वो एक दूसरे आइनी ओहदेदार यानी स्पीकर के खिलाफ ख़त लिख रहा है, और एक तीसरे आइनी ओहदेदार यानी चीफ मिनिस्टर जो कि इलेक्टेड वज़ीर आला एक असम्बली का, उसको यक जुम्बिश कलम उसके ओहदे से डी नोटिफाई माजूल या बरतरफ कर देता है। तसव्वुर कीजिए कि अगर आज बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना मौजूद होते, वो किस कर्ब और किस दर्द से गुजर रहे होते कि उन्होंने आज से 75-76 साल पहले ये जो मुल्क कायम किया, जिस अंत तक जिद्दोजहद और मेहनत के बाद जिन उसूलों पर कायम रहते हुए कायद वो हस्ती थे जिन्होंने कहा था कि मैं मोहम्मद अली जिन्ना धांधली से जीतना गवारा नहीं करूंगा, मुझे ईमानदारी की हार कबूल होगी। आज हार को जीत और जीत को हार में तब्दील करने के लिए पाकिस्तान की सियासी अशराफिया ने तमाम हदों को पामाल कर दिया है, तमाम उसूलों को रौंद डाला है, और सबसे खतरनाक बात यह कि इसकी कोई इंतहा नजर नहीं आ रही है कि आप उसूलों को रौंदते रौंदते किस मकाम पर जाकर रुकेंगे। इस सारी सूरत हाल पर बात करते हैं। मेरे साथ मुअज़्ज़िज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की असल में शख्सियत, लेकिन अब जिस ओहदे पर है उन्हें अपनी गैर जानिबदारी को बहरहाल कायम रखना है। पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे की असम्बली के कस्टोडियन स्पीकर पंजाब असम्बली सप्तान खान साहब, आपका बहुत शुक्रिया।
जी मेहरबानी जी। सप्तान खान साहब, जो सूरत हाल शुरू हुई वो हम ज़रा थोड़ा पस मंज़र में जाके लोगों के लिए मज़ीद आसानी और वजाहत के लिए बात शुरू करते हैं। जब इमरान खान साहब ने ऐलान किया असम्बलियाँ तोड़ने का रावलपिंडी में 26 नवंबर को, उसके बाद फिर खान साहब ने वाज़ेह नहीं किया कि वो कब असम्बलियाँ तोड़ेंगे। बात चलते चलते वो लेकर आ गए 16 या 17 दिसंबर तक जी 26, और फिर उन्होंने कहा कि जी मैं 23 दिसंबर को असम्बलियाँ तोड़ दूंगा। अब सवाल यह है कि जब आप जानते हैं कि आपके सियासी हरीफ वो इतने घाग और इतने जुगादरी सियासतदान हैं, अगर आपने तोड़ना थी असम्बलियाँ तो आप तोड़ देते। आप उनको मौका क्यों दे रहे हैं कि मेरे खिलाफ सफ आ रहा हो जो मैं तोड़ने लगूँ, मुझे रोक लो, कुछ ना कुछ ऐसा कर दो मैं रुक जाऊं? ये मौका क्यों दिया खान साहब ने इनको? इसमें सबसे पहले तो मैं ये बात करना चाहूँगा कि जब 26 नवंबर को इमरान खान साहब ने ऐलान किया रावलपिंडी में, तो उन्होंने ये कहा था कि मैं केपी और पंजाब की असेंबलीज तोड़ दूंगा और हम इस निज़ाम का हिस्सा नहीं बनेंगे। और उन्होंने साथ ये भी कहा था कि मैं अपने पार्लियामेंटेरियंस के साथ मशवरा करूंगा, मुशावरत करने के बाद मैं आपको डेट दूंगा कि फ़लाँ डेट को हम असेंबलीज तोड़ेंगे। देखिए, ये एक पॉलिटिकल पार्टी है, ये डेमोक्रेसी वाली डेमोक्रेटिक पार्टी है, कोई डिक्टेटरशिप तो है नहीं। उसके बाद उन्होंने मुलाकातों का सिलसिला शुरू किया डिवीज़न वाइज, KPK का भी स्टार्ट किया और पंजाब का भी स्टार्ट किया, और फिर वो इस कॉन्सेंसस पे आ गए कि 23 दिसंबर को इंशाल्लाह हम असेंबलियाँ तोड़ देंगे। जब 23 दिसंबर पे आए तो उसके बाद ये जो हमारे मुखालफीन हैं या जो PMLN या जो जमातें भी हैं, ये सफ आरा हो गए, ये उठ के खड़े हो गए और इन्होंने कहा कि अगर इन्होंने असेंबलीज डिज़ोल्व कर दी PTI वालों ने, चेयरमैन इमरान खान ने, तो इन हालात में हमें ये देखे ना, इसका थोड़ा सा इससे भी मैं पीछे जाऊंगा। ये आदी हुए बैठे थे नेशनल असेंबली के, जिस तरह नेशनल असेंबली में इन्होंने रिज़ाइन किए तो आज गेम आ गई उनके हाथ में। उनके जो ऑनरेबल स्पीकर साहब हैं राजा परवेज़ अशरफ साहब, उनके हाथ में आ गई। और अब वो कभी 6 हलकों का इलेक्शन कराते हैं, कभी 8 हलकों का इलेक्शन कराते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि ये सारे इकट्ठे रिज़ाइन करें MNAs और ये इलेक्शन में जाएं, जिसके लिए मंडे को अब हतमी डेट दे दी है। शाह महमूद कुरैशी साहब की सरबराही में सारे MNAs जाएंगे और ये स्पीकर को कहेंगे कि हम आपके सामने खड़े हैं, आप हमारे रेजिग्नेशन कबूल करें। इनके माइंड में था कि ये वाली तारीख हम दोहराएंगे पंजाब में, लेकिन चूंकि अब हमें समझ आई बैठी है, हम पंजाब में रिज़ाइन नहीं करेंगे बल्कि असेंबली डिज़ोल्व करेंगे। जब असेंबली की डिसोल्यूशन का टाइम आया, इन्होंने 3 नो कॉन्फिडेंस जमा करा दिए, एक चीफ मिनिस्टर के नाम, एक स्पीकर के नाम, एक डिप्टी स्पीकर के नाम। और जब इनको ये समझ आई कि ये जो हमने 3 नो कॉन्फिडेंस जमा कराए हैं, इसमें 186 तो हमें देने पड़ेंगे, इन्होंने यकदम एक यू टर्न लिया और चीफ मिनिस्टर को कहा कि आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें। और जो चीफ मिनिस्टर के खिलाफ नोटिस था नो कॉन्फिडेंस का, वो इन्होंने विदड्रॉ कर लिया। और अब ये चाहते हैं कि इस चीज़ को हम कानूनी जंग में उलझाई रखें और किसी तरीके असेंबली डिज़ोल्व ना हो और हमें इन हालात में अवाम के पास जाना ना पड़े। ये है बैकग्राउंड जी। ठीक हो गया। अच्छा सर, अब ये बताएं कि आपके खिलाफ आएगी तहरीक अदम एतमाद और चीफ मिनिस्टर ने लेना है एतमाद का वोट, 2 मुख्तलिफ चीज़ें हैं। जो आपके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद है वो है सीक्रेट बैलेटिंग से, और जो चीफ मिनिस्टर का वोट ऑफ कॉन्फिडेंस है वो है ओपन शो ऑफ हैंड से, ओपन बैलेटिंग से जी। तो पहले ज़रा आपके तहरीक अदम एतमाद की बात कर लेते हैं। आपके खिलाफ कब पेश हो रही है तहरीक अदम एतमाद, और आपके खिलाफ आएगी तो फिर डिप्टी स्पीकर के खिलाफ भी आ रही है, तो फिर चेयर कौन करेगा असम्बली के इजलास को, और उसको आप फिर नाकाम कैसे बनाएंगे? उसको हम नाकाम इंशाल्लाह यूँ बनाएंगे कि मेरे और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद का नोटिस आ चुका है। उस नोटिस को हमने शेड्यूल पे अभी लेके आना है, वो भी स्पीकर का राइट है कि वो कब लेके आते हैं, और हम जल्दी लाएंगे, हम डिले नहीं करेंगे। लेकिन
जो उसमें कानूनी रिक्वायरमेंट्स है, मेरा ख्याल है ये जाएगी कहीं, हमने सेशन कॉल किया हुआ है 11 जनवरी को, तो ये जनवरी में ही फैसला होगा। 25 दिसंबर तो हो गई, तो 3-4 वर्किंग डेज है, इन 3-4 दिनों में तो नहीं आएगी, तो ये जनवरी में ही आएगी, क्योंकि हमने 11 को तारीख भी है हाई कोर्ट की, और ये अदम एतमाद वाला इशू भी है मेरे और डिप्टी स्पीकर वाला, और ये जनवरी जो है ये जेन्युइनली क्रूशल मंथ होगा, तब्दीलियों का महीना होगा, और जो बड़े फैसले और अहम फैसले हैं ये जनवरी में ही आएंगे। और जब हमारे खिलाफ अदम एतमाद का नोटिस जैसे आए और जौन सा दिन इलेक्शन का डे होगा मेरे और डिप्टी स्पीकर का, तो जो पैनल ऑफ चेयरमैन है हमारे, उनमें से कोई एक चेयरमैन जो है वो उसको चेयर करेगा, और स्पीकर और डिप्टी स्पीकर उसको चेयर नहीं कर सकते, कानूनी तौर पे भी, इखलाकी तौर पे भी, और हमें करना भी नहीं चाहिए। राइट। अब सर 2 ऑप्शन है, एक तो ये है कि आपके लोग जाएं असम्बली में, यानी पीटीआई के लोग, कॉफ लीग के लोग, वो जाके इसको नाकाम करें जो आपके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आती है। अगर वो लोग जाते हैं तो चूँकि सीक्रेट बैलेटिंग होगी, और आप जानते हैं कि उनको ख़रीदा जा सकता है बड़ी आसानी से, और बड़े लोग माहिर हैं माशाल्लाह इस मुल्क के अंदर। मैं नाम नहीं लेता हूँ सियासतदानों की जिनका तासुर ये है कि वो किसी भी चीज़ जिस पे हाथ रखते हैं उसको ख़रीद सकते हैं, उसकी कीमत लगा सकते हैं। दूसरा ये है कि आप अपने लोगों को जाने ही ना दें और बायकॉट कर दें, और सिर्फ पीपल्स पार्टी और नून लीग के लोग बैठे होंगे, वो आपके खिलाफ 186 पूरे कर ही नहीं सकेंगे सिंपल मेजॉरिटी। इंशाअल्लाह हम उनका मुकाबला करेंगे, हम सियासी लोग हैं, वो भी सियासी लोग हैं, और कुछ इमदादी टीमें आउटसाइड पंजाब के जो सियासतदान हैं दूसरी पार्टीज़ वाले, उन्होंने लाहौर में डेरे डाले हुए हैं। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि इमरान खान का जो नैरेटिव है, इमरान खान का जो बयानिया है, वो हक और सच के साथ खड़ा होने का बयानिया है। इंशाल्लाह हम इलेक्शन भी लड़ेंगे, हम उनका मुकाबला भी करेंगे। सीक्रेट बैलेट का कोई हर्ज नहीं, पिछली दफ़ा भी जब सीक्रेट बैलेट हुआ था तो सबके सामने ही है जो रिज़ल्ट आया था। इंशाल्लाह इस दफ़ा भी वही होगा, और उसी के तकरीबन करीब करीब का रिज़ल्ट होगा, और इंशाल्लाह अल्लाह के फजलो करम से हम जीतेंगे इंशाल्लाह। चले, वो तो आपकी खुद एतमादी है, आप समझते हैं कि आपके लोग आपके साथ वफादारी करेंगे और वो चलेंगे साथ, लेकिन इसी अवान में फिर देखें ना 20 लोगों ने लास्ट टाइम क्या किया था खान साहब, आप भी इसी अवान का हिस्सा थे, वो छोड़ गए ना, डंडी मार गए ना फिर आपके साथ। जी 20 लोग जो चले गए थे ना, फिर आप उन 20 लोगों का अंजाम भी देखें कि जब वो बाई इलेक्शंस में गए थे तो बाई इलेक्शन में 20 में से 15 सीटें हम जीत के वापस आए, और तब ही हमारी गवर्नमेंट बनी थी ना जी, तब ही हमारी गवर्नमेंट बनी थी। तो मेरा ख्याल है इस मौके पे, अच्छा मेरी बात सुने, हम चाहते हैं, हमारे चेयरमैन चाहते हैं कि ये असेंबलीज जल्दी डिज़ोल्व हो जाएं, हमारी जो अपोजिशन है वो चाहती है कि असेंबलीज डिज़ोल्व जल्दी ना हो, तो ये खींचातानी कब तक चलेगी? 1 महीना, 15 दिन, 20 दिन, मतलब इससे ज़्यादा आप कितना इसको खींच लेंगे? जहाँ फेडरल गवर्नमेंट के ये हालात हैं, आप इकोनॉमिकल क्राइसिस की तरफ खुदा न खासा वी आर हेडिंग टूवर्ड्स। अभी आपने शुरू में जो बात की मुझे बड़ी अच्छी लगी, कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह मोहम्मद अली जिन्ना की, कि देखें कायद आज़म मरहूम के बाद, और फिर मैं एक और बात भी करूँगा कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद मरहूम के बाद इमरान खान इज़ द मोस्ट पॉपुलर लीडर। नंबर 1 कायद आज़म, नंबर 2 जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब मरहूम, और नंबर 3 इमरान खान, जो अवाम की ताकत पे डिपेंड कर रहे हैं और अवाम को ये बता रहे हैं कि मैं आपकी जंग लड़ रहा हूँ, मेरा इसमें कोई अमल दखल नहीं है, मेरी बड़ी कंफर्टेबल लाइफ थी, मुझे कोई टेंशन नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं सिर्फ आपके आने वाले बच्चों की जंग भी लड़ रहा हूँ। हम एक इंडिपेंडेंट पाकिस्तान चाहते हैं जिसकी फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट हो, हम खुद मुख्तार कौम हैं, माशाल्लाह हम एटमी ताकत हैं, मुस्लिम उम्मा की वाहिद एटमी ताकत, और कभी हम लोड शेडिंग की जद में आ रहे हैं, डैम्स बनाने का किसी को होश नहीं, किसी को डेवलपमेंट का किसी को होश नहीं, सब लगे हुए हैं कि इमरान खान को उतारो, और सारी फोर्सेस इकट्ठी हो गई हैं, पॉलिटिकल फोर्सेस वो सारी इकट्ठी हो गए हैं, तो लेट देम प्लीज देमसेल्व्स। हम तो इसी वजह से अवाम में जाना चाह रहे हैं कि हमें कॉन्फिडेंस है कि अवाम को समझ आ गई है कि हम उनकी जंग लड़ रहे हैं, और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि अवाम
इमरान खान के साथ खड़ी है। सही है सर, शॉर्टली वजाहत कीजिएगा इस नुक्ते की दोबारा कि आपकी स्ट्रेटेजी आपके हवाले से, आपके और डिप्टी स्पीकर के हवाले से, आपके लोग बायकॉट कर रहे हैं फिर असेंबली इजलास का, या जाके उसको नाकाम बनाएंगे? नहीं, हम जाके बनाएंगे, हम क्यों बायकॉट करें? बायकॉट की होती है प्रोविजन, बट वाई? हम जाएं, हम मुकाबला करें, अल्लाह वारिस है जिसको। और फिर दूसरी जो स्ट्रैटेजीज हैं वो देखें। आई एम सॉरी सारी खान साहब कदा कलामी की माजरत। आपको याद होगा फिर चेयरमैन सेनेट सादिक संजनानी की दफा क्या हुआ था, जब पहले इजलास शुरू हुआ बंदे पूरे थे, हाथ सबने खड़ा किया था, जब डब्बे में से वोट निकले तो सादिक संजनानी कम सीटों के साथ जीत गए थे। तो ये फिर ये बहुत बड़ा रिस्क लेने जा रहे हैं आप। अच्छा, मेरी एक बात सुने, लेट सपोज मैं मिसाल दे रहा हूं कि खुदा ना खास्ता हमारे वोट कम निकलते हैं और मैक्सिमम यही होगा कि हम हार जाएंगे, तो ये एक पॉलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा है ना। तो हार जाएंगे तो उस चेयर से तो पहले ही उतर के मैं नीचे बैठा होऊंगा, तो मैं अपने साथियों के साथ नीचे बैठ जाऊंगा। क्या हो जाएगा? सर हार जीत आपका नहीं, आप तो चले बड़े दिल का मुजाहरा कर रहे हैं स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का कि कोई बात नहीं, हार जीत होती रहती है, लेकिन हार का मतलब यह है कि ऐवान का कस्टोडियन आपकी मुखालिफिन के पास चला जाएगा, वो जैसे चाहेंगे कंट्रोल करेंगे। आपको पता है कि ताकत कितनी है आपकी स्पीकर की। वो बिल्कुल ठीक है, इस वक्त उनकी मेन रुकावट ही मैं बना बैठा हूं। उनकी मेन जो उनके अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम है उनकी रुकावट मैं बना बैठा हूं, जो रूल्स प्रोसीजर के खिलाफ हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ हैं, तो मैं वो रुकावट बना बैठा हूं। देखें फौजी का काम तो है ना जंग करना, तो मैं इंशाल्लाह जंग करूंगा। बाकी फिर अल्लाह की नुसरत और अल्लाह की मदद होगी तो जीत जाएंगे, और खुदा न खास्ता नहीं होगी तो हार जाएंगे। मैं तो इसको सिंपल ये ले रहा हूं कि ये सिस्टम इस तरह नहीं चल सकता। आप जितना भी इसको ड्रैग करें, लोग आपके खिलाफ हो रहे हैं। हमारी पीडीएम को समझ आने चाहिए, आने वाले दिन हर दिन के साथ किधर गया आईएमएफ, किधर गया हमारा करीब तरीन मुल्क चाइना, किधर गया हमारा इस्लामिक ब्रदर कंट्री सऊदी अरेबिया। हर बंदा ये कहता है कि आपके अपने मुल्क में इतनी बड़ी अनस्टेबिलिटी है। जब आपकी अपनी इतनी बड़ी अनस्टेबिलिटी है तो हम आपके साथ एग्रीमेंट क्यों करें? और आज एक बहुत खतरनाक बात मैं आपको बताऊं आपके चैनल के जरिए कि आईएमएफ ने कैटेगोरिकली कहा है कि जो हमारी शराइत हैं पहले, क्योंकि बिकॉज ऑफ योर अनस्टेबिलिटी इकोनॉमिक, जो आपकी रिफॉर्म्स हैं पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी की वजह से, पहले इनको इंप्लीमेंट करें, इतना पेट्रोल बढ़ाएं, इतना डीजल बढ़ाएं, इतनी बिजली बढ़ाएं, कीमतें मतलब इतनी गैस बढ़ाएं, इतना डाउन साइजिंग करें, उसके बाद हम आपको देंगे कि आईएमएफ ने आपको पैकेज देना है या नहीं। ये खबर है। अब बात ये है कि नोबडी इज रेडी टू टॉक टू यू। ये निज़ाम कब तक चलाएंगे शहबाज शरीफ साहब? इसको 2 महीने खींच लेंगे, 6 महीने खींच लेंगे। एक बात मैं कहूं कि आने वाला दिन हर दिन परेशानी वाला दिन होगा। ये परेशानी को इजाफा करेगा। इसका आखिरी और वाहिद और पहला और आखिरी हल है फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएं। हर कोई अपनी अपनी कंपेन करे, पॉलिटिकल पार्टी। ये ट्रू स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होनी चाहिए, बिकॉज ये हमारे मुल्क के लिए बेहतर है। सही। और जिसको अवाम वोट देती है, चाहे वो फेडरल गवर्नमेंट है या चारों प्रोविंसेस हैं या गिलगित है, आज़ाद कश्मीर, जिसको वोट देते हैं उसको उनको गवर्न करने दें, उनको हुकूमत बनाने दें। अगर वो हुकूमत ठीक करेंगे, अगले 5 साल उनको लोग वोट देंगे। नहीं करेंगे तो लोग नई चॉइस की तरफ चले जाएंगे। बिल्कुल सही। लोगों के वोट का एहतराम करें। एक आपकी इजाजत से ब्रेक से वापस आके आपकी तहरीक अदम एतमाद की बात तो हो गई, अब चीफ मिनिस्टर के एतमाद के वोट पर बात करते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदेद। स्पीकर पंजाब असम्बली सफ्तान खान साहब हमारे साथ मौजूद है। खान साहब, कब ले रहे हैं फिर अदम एतमाद का वोट? परवेज इलाही साहब कब बुला रहे हैं इजलास? जी, एतमाद का वोट जो आपको पता है अदालत ने जो तारीख दी है, उन्होंने कहा है कि 11 जनवरी से हम केस की बाकायदा समाअत करेंगे। लेकिन हमारी ये ख्वाहिश है कि 11 जनवरी से पहले हम वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले लें। अच्छा,
अब ये फरमाएं कि अभी लोग कितने हैं आपके मिसिंग, यानी कॉफ लीग और पीटीआई के 190 हैं शायद टोटल, तो उनमें से कितने लोग हैं जो पाकिस्तान से बाहर हैं? जी, पाकिस्तान से तकरीबन 4 हमारे बाहर हैं, 4, और एक को कोरोना हुआ है, और ये 5 मेंबर्स का डेफिसिट है। बट जो 4 बाहर हैं वो चेयरमैन के डाई हार्ट साथी हैं, उनके वर्कर्स हैं, उनके नज़रिए पे चलने वाले हैं। उन्होंने कहा कि जब भी आप डेट रखेंगे हमें 2-3 दिन पहले बुला लें। तो हम पाकिस्तान, मेरा ख्याल है 5-6 जनवरी तक सब वापस आ जाएंगे। 5-6 जनवरी तक सब वापस आ जाएंगे। तो जैसे ही वो वापस आते हैं तो हम वोट ऑफ कॉन्फिडेंस चौधरी परवेज इलाही साहब ले लेंगे। ठीक हो गया। ये बताएं खान साहब के वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के मामले पर तो सुप्रीम कोर्ट की इंटरप्रिटेशन आ गई थी, जिसमें फिर बाद में चीफ मिनिस्टर बन गए परवेज इलाही साहब और 20 लोग जो है वो डिस्क्वालीफाई हुए। वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के हवाले से अभी भी इबाहम मौजूद है, उस पर इंटरप्रिटेशन मौजूद नहीं है। फॉर एग्जांपल वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में अगर कोई खिलाफ वोट दे दे परवेज इलाही के कॉफ लीग या पीटीआई में से, उसके ऊपर तो चले कदगन लग सकती है, लेकिन अगर कोई इजलास में शरीक ही ना हो कॉफ लीग और पीटीआई का, उसके ऊपर तो कोई कदगन नहीं होगी। जी, उसके ऊपर होगी। कॉन्स्टिट्यूशन में भी है, रूल्स में भी है कि जो पार्टी के, जो पार्लियामेंट्री पार्टी का जो हेड है, जैसे हमारा पार्लियामेंट्री पार्टी का हेड है सरदार उस्मान अहमद बुज़दार, पीएमएलक्यू के हैं साजिद भट्टी साहब, तो ये दोनों पार्लियामेंट्री लीडर्स की जो वायलेशन करेगा, और आपको पता है ना सीएम साहब का तो है भी शो ऑफ हैंड, तो उसके लिए दैट इज मैंडेटरी, दे शैल कम, और कोई उसमें एक्सक्यूज नहीं होगी। जैसे अल्लाह माफ़ी दे, जैसे एक मैंने आपको बताया कि एक हमारी लेडी एमपी हैं, उनको कोरोना है, तो वील मैनेज इट कि वो 1122 में वो कोरोना वाली किट, अगर तब तक, क्योंकि हमारे पास 10 जनवरी तक टाइम तो है ना, तो तब तक अगर वो ठीक नहीं होती तो वो किट पहना के उनको ले आए, वो वही एम्बुलेंस के अंदर से वोट कास्ट कर दें। अच्छा, ये फैसिलिटीज तो है ना। राइट। अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। जरा मैं चाहता हूँ लोगों की समझने के लिए ये फरमाएं कि 2 सूरतें हैं ना। एक तो ये कि मैं फॉर एग्जांपल मेरा ताल्लुक कॉफ लीग से है और मैं ऐवान में आके कॉफ लीग के पार्लिमानी लीडर की एडवाइस के बरखिलाफ वोट देता हूँ, फिर तो मैं डिस्क्वालीफाई हो गया सुप्रीम कोर्ट के और आइन के फैसले के मुताबिक। अगर मैं इजलास में शिरकत ही नहीं करता तो उसके ऊपर तो आइन में कहीं नहीं लिखा हुआ कि मेरा इजलास में शिरकत करना लाजमी है, वो तो जरूरी, अगर मैं नहीं करता मेरे पास कोई एक्सक्यूज हो सकता। जी, रूल्स में बिल्कुल कैटेगोरिकली लिखा है। ये पिछले इलेक्शन में हमारे एक एमपी हैं चौधरी मसूद साहब, चौधरी मसूद जीते थे पीटीआई के टिकट पे फ्रॉम रहीम यार खान, और वो एक रात पहले चले गए थे टर्की। मतलब जब इलेक्शन हो रहा था ना चौधरी परवेज इलाही का, तो उससे एक रात पहले वो कोई स्पेशल प्लेन में या आई डोंट नो कोई इस तरह का वो टर्की चले गए थे। उनको नोटिसेस हो गए और अनकरीब आप देखेंगे वो डीसीट हो जाएंगे। अच्छा, चलें, ये इंटरेस्टिंग है कि वो डीसीट हो जाएंगे। आपका इजलास में शिरकत करना भी लाजमी है, यानी ये उसी तरह से उसकी हैसियत है जिस तरह से वोट देना आपके ऊपर पाबंद है। ये इस पे एक इबाम मौजूद था। अच्छा, मैं जी मैं इसको यूं क्लियर कर देता हूं कि जो पार्लियामेंट्री हेड है, यू हैव टू ओबे हिज डायरेक्शंस। जो पॉलिटिकल, हाँ, अगर कोई इंडिपेंडेंट जीता हुआ है और वो इंडिपेंडेंट जीतने के बाद अभी तक उसने पार्टी का फॉर्म जो था वो फिल नहीं किया, तो वो तो उस जुमरे में नहीं आएगा ना। लेकिन अगर कोई इंडिपेंडेंट भी जीता है और वो कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लेता है, तो देन ही स्टैंड्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ दैट वेरी पार्टी जिसका उसने फॉर्म फिल किया है। तो ही हैज टू वर्क अकॉर्डिंग टू द एडवाइस ऑफ सूबाई पार्लिमानी लीडर्स। राइट। अच्छा सर, ये बताएं कि परवेज इलाही साहब ले लेते हैं वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, यानी फॉर एग्जांपल 11 जनवरी को ही इजलास आप कर रहे हैं, 11 जनवरी को ही एतमाद के वोट का कहा जाता है, वो ले लेते हैं एतमाद का वोट, वो चीफ मिनिस्टर बन गए। 11 जनवरी को ही हाई कोर्ट की समाअत होगी। समाअत हो सकता है 1-2 हेयरिंग्स और आगे चली जाए, क्योंकि समाअत तो हो रही है। उस नुक्ते के ऊपर चैलेंज तो किया था गवर्नर के एक्शन को जो उन्होंने डी नोटिफिकेशन का किया, उसकी लीगैलिटी भी तो अदालत आलिया ने डिसाइड करनी है ना कि वो
डी नोटिफाई गवर्नर कर सकता था या नहीं कर सकता, लेकिन वो चीफ मिनिस्टर बन गए, वापस उन्होंने एतमाद का वोट ले लिया, तो अब वो वेरी नेक्स्ट डे यानी 12 जनवरी को क्या असेंबली डिसॉल्व कर सकेंगे? जी, चेयरमैन की यही हिदायत है, और जब वो चीफ मिनिस्टर बन गए तो फिर वो असेंबली डिसॉल्व क्यों नहीं कर सकेंगे? फिर तो वो करेंगे ना जी। सर, लेकिन इसमें देखे ना, सर इसमें दो बातें हैं सर, इसमें एक मैं अर्ज कर दूं सर, इसमें यह है ना कि चूंकि हाई कोर्ट में केस सब जो डिस्प्यूट हुआ है ना, केस तो चल रहा है, तो हाई कोर्ट ने कहा है कि आप डिसॉल्व नहीं कर सकते। हाई कोर्ट ने कहा है कि आप तब तक डिसॉल्व नहीं कर सकते जब तक आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले नहीं लेते। जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आपने ले लिया और आप फिर चीफ मिनिस्टर बन गए, तो ये मतलब मेरा ख्याल है ऑनरेबल हाई कोर्ट उनको ये पाबंद तो नहीं कर सकता। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। चलें अभी तब तो तक जब तक वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं लेते। बिल्कुल ठीक। एक ब्रेक आपकी इजाजत से, शॉर्ट ब्रेक के बाद ये बड़ा अहम नुकता है, इसके ऊपर भी बहस चल रही है कि क्या चीफ मिनिस्टर अब उस वक्त तक के डिसॉल्व नहीं कर सकता असेंबली जब तक केस हाई कोर्ट में कंक्लूड ना हो। अब केस तो सब जुडिस है, फाजिल जज जो फैसला करेंगे, लेकिन लॉजिक और रैशनैलिटी कुछ और कहती है। एक ब्रेक के बाद ब्रेक के बाद खुशामदीद। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में सब्तान खान साहब, स्पीकर पंजाब असेंबली, हमारे साथ मौजूद है। ब्रेक से पहले हम इस नुक्ते पर पहुंचे थे कि चीफ मिनिस्टर ने, हम हाइपोथेटिकली कह रहे हैं कि उन्होंने एतमाद का वोट ले लिया, उन्होंने अपनी कुर्सी बचा ली, वो अभी भी आईनी कानूनी तौर पर पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं। अब जब वो पंजाब के चीफ मिनिस्टर बन गए आईनी तौर पर, तो उनको तमाम आईनी इख्तियारात भी बाय डिफॉल्ट हासिल हो गए। उन इख्तियारात में से एक आईनी इख्तियार यह है कि वो असेंबली डिसॉल्व कर सकते हैं। तो अब लॉजिकली तो इस इख्तियार का हाई कोर्ट की समाअत के साथ कोई मशरूत होना बनता नहीं है। वो पर तोड़ सकेंगे अगर तोड़ना चाहें तो। इसमें मुझे एक शक है, मुझे शक है, और मैं, ताकि रिकॉर्ड पे ये बात आ जाए, ये जो इन्होंने नोटिस चीफ मिनिस्टर का दे के हमारे भाई जो है अपोजिशन वाले, और इन्होंने उनकी नो कॉन्फिडेंस को विदड्रॉ किया है, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की रहने दी है, चीफ मिनिस्टर का विड्रॉ कर लिया है। मेरा ख्याल है ये किसी अच्छे वक्तों के लिए उन्होंने बचा के रखा हुआ है। ओके ओके, फिर ये बताएं, आई होप आई एम क्लियर। नहीं, आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। ये बताएं कि मेरा एक दफा वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले लेंगे चीफ मिनिस्टर, तो क्या फिर 6 महीनों के अंदर दोबारा वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाई जा सकती है, यानी वेरी नेक्स्ट डे लाई जा सकेगी क्या? जी, इन्होंने चूंकि सिर्फ नोटिस दिया था ना जी, अभी वो शेड्यूल पे नहीं आया था, उसकी कोई इलेक्शन नहीं हुआ था, इट वाज सिंपली अ नोटिस, और नोटिस भी इन्होंने विड्रॉ कर लिया है। अब मुझे जो उनका माइंड मैं पढ़ रहा हूं वो यही है कि जब अगर ये कामयाब हो जाते हैं तो वो साथ ही पहले आके नो कॉन्फिडेंस जमा करा देंगे, फिर ये रुक जाएगा। बिकॉज बात पता है क्या है, बात ये है इस वक्त उनके माइंड में है कि हम हर हालत में इनको असेंबली भी ना तोड़ने दें, चौधरी परवेज इलाही साहब को हटाएं भी सही, और अपना चीफ मिनिस्टर पंजाब में ले आएं। तो उसके लिए वो हर हरबा इस्तेमाल कर रहे हैं। कहीं सुनते हैं कि सिंध की टीमें आ गई, कहीं सुनते हैं बलूचिस्तान की टीमें आ गई, कहीं किसी और सूबे की टीमें आ गई, और वो यहाँ बड़ी सियासी जोड़ तोड़ कर रहे हैं। पता नहीं वो क्या सियासी जोड़ तोड़ है, बट मुझे ये फील होता है जो इन्होंने नोटिस वापस किया है वो इस हिकमत अमली के तहत किया है कि अगर ये जीत गए तो साथ ही नोटिस आ जाएगा। सही, लेकिन खान साहब जो चीफ मिनिस्टर आज 186 वोट हासिल करके एतमाद का वोट ले रहा है, यानी उसको 186 लोगों ने उसकी हिमायत कर दी है ऐवान में, कल अगर उसके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ जाए तो यही 186 लोग उसके खिलाफ कैसे जा सकते हैं? फिर अभी कल ही तो उसने 186 वोट लिए होंगे। तो देर जस्ट, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, मेरा आपके साथ 100% इत्तेफाक है। दे वुड जस्ट ट्राई टू प्रोलॉन्ग इट, और वो यही चाहेंगे कि किसी तरीके चौधरी परवेज इलाही को उतार के, और जो उनका PMLN का कैंडिडेट है
सुना है, उनकी जो आपस में अंडरस्टैंडिंग है। तो मुझे नहीं पता वो कौन कैंडिडेट है, बट वो चाहते यही हैं कि PMLN का कैंडिडेट आए। और फिर PMLN का जब कैंडिडेट आ जाए तो फिर उसके ज़रिए हम इसको मतलब लंबा करें, पॉलिटिकल इमरजेंसी को डिक्लेयर करें, इकोनॉमिकल इमरजेंसी को डिक्लेयर करें, 6 महीने लंबा करें, 8 महीने लंबा करें। बट 6-8 महीने मेरी ये राय है कि बेशक आप कर लें, आवाम के लिए मुश्किलात ना बढ़ाएं। जितना आप इसको खींचेंगे उतनी आवाम के लिए मुश्किलात बढ़ेगी, उतना आपका ग्राफ, पॉलिटिकल ग्राफ नीचे जाएगा। यार इसको गेम ही रखें ना, जातियात ना बनाएं। और गेम तो गेम है, आए बिस्मिल्लाह करके असेंबलीज तोड़ें, ना चौधरी परवेज़ इलाही को कॉन्फिडेंस के वोट में डालें, ना मेरे नो कॉन्फिडेंस, मैं भी छोड़ता हूँ, मैं नो कॉन्फिडेंस के अलावा छोड़ता हूँ। आए सारे चले अपने अपने हलकों में और आवाम को कहें मेहरबानी करें वोट दें। तो खान साहब स्पीकर हाउस में बैठ के क्या कर रहे हैं हम? बिस्मिल्लाह तो आप कर सकते हैं ना। 11 जनवरी को जैसे ही चीफ मिनिस्टर एतमाद का वोट लेंगे, उसी लम्हे वो पंजाब के दोबारा आईनी चीफ मिनिस्टर बन गए। अगले ही लम्हे वो गवर्नर को डिसोल्यूशन की असम्बली मूव कर दें और 48 घंटे में असम्बली टूट जाएगी। वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस या कोई और हरबा इस्तेमाल ही नहीं कर सकेंगे। अच्छा, अब यही देखें, अगर वो 5 मिनट पहले गवर्नर साहब को जाके नोटिस जमा करा दें और जब इनकी डिसोल्यूशन जाए तो वो गवर्नर साहब, तो फिर गवर्नर साहब है ना, उनके ऑर्डर्स तो आप ये देखें कि जो उन्होंने अभी आपने ये उनका जो पहला लेटर है वो पढ़ा था कि उन्होंने एलिगेशंस क्या लगाए हैं। जी जी, वो तो बड़ा उसमें अजीब मजाक किस्म की कुछ बातें लिखी हुई थी, मतलब वो सियासी चीजों को लाके आईनी बुनियादें। अच्छा, उन्होंने लिखा नहीं, उन्होंने लिखा कि जो ख्याल कास्त्रो हैं उनको आपने वजीर बनाया है, तो इमरान खान साहब जो हैं वो बड़े अपसेट हैं। तो अगर ख्याल कास्त्रो साहब के वजीर फैसलाबाद से बनने से खान साहब अपसेट हैं, तो वो मुझे कहते हैं ना, वो सीनियर मिनिस्टर को कहें, वो इनको कहें। इमरान खान ने अपनी नाराजगी का इजहार गवर्नर साहब से करना था। हसनैन बहादुर दरेशक साहब की मिसाल दी है। PMLQ के 10 मेंबर, वो परसों PMLQ के 10 मेंबर्स ने बैठ के चौधरी परवेज़ इलाही साहब को कहा हम तो आपके साथ हैं। हसनैन बहादुर दरेशक साहब का ट्वीट आया है कि मैं अपनी पार्टी के साथ हूं। वो ख्याल कास्त्रो साहब कहते हैं एक वजारत क्या, हमारे 20 पहले और एक 21 के 21 इस्तीफा देने के लिए तैयार। वो तो आप जो आप वजाहत फरमा रहे हैं उसकी तो शायद कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जिन ग्राउंड्स के ऊपर गवर्नर ने वो पूरा अपना बयानिया बनाया और पूरी उन्होंने जो एक डिफेंस तैयार किया डीनोटिफाई करने के लिए, वो तो कमज़ोर है, वो दिफाई कमज़ोर है। और जो उन्होंने आपको भेजा वो तो उसकी तो बुनियाद ही नहीं है ना, वो तो सियासी बातें उन्होंने आईनी तकाजे बना के। अच्छा, फिर मैं इससे बढ़ के आपको बात करूंगा कि ये टोटल 3 चीज़ें उन्होंने लिखी हैं। और फिर जब मैंने उनको कहा कि सर इसके साथ आपका कोई ताल्लुक नहीं है, अभी ये वाला जो डीनोटिफाई वाला या क्लैरिफिकेशन वजीर आला तक तो गई नहीं थी। चौधरी परवेज़ इलाही साहब तो एम ही रगड़े गए बीच में। अभी तो मेरी और गवर्नर साहब की कानूनी जंग छिड़ी हुई थी। मैं कहता था सर आप ये काम नहीं कर सकते बिकॉज अंडर दीज गिवन रीजंस, रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन। ये 3 मेजर पॉइंट्स कह रहे हैं, ये कंसर्निंग इमरान खान है। इमरान खान आपको तो गिला नहीं दे रहे ना, व्हाट इज योर प्रॉब्लम? बिल्कुल सही। आप मेलाफाइडी क्यों? बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद सब्तैन खान साहब, स्पीकर पंजाब साथ मौजूद थे, चूंकि इस वक्त पंजाब की सारी सियासत परवेज़ इलाही और सब्तैन खान 2 शख्सियात के गिर्द घूम रही है। सब्तैन खान साहब का बहुत शुक्रिया। आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक करें। मुसलमान मुसीबत में घबराया नहीं करता। आज हमारा आज़ाद फ़ज़ा में सांस लेना बेशक कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के मरहून मिन्नत है। आज 25 दिसंबर को बोल न्यूज़ कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह को खिराज अकीदत पेश करता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।